डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड सरकार ने गन्ना किसानों को दी बड़ी सौगात। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। अगैती गन्ने के दाम 405 प्रति क्विंटल तो सामान्य गन्ना 395 प्रति क्विंटल किया। लाल किला धमाका मामले में उत्तराखंड कनेक्शन। हल्द्वानी और नैनीताल से मौलवी समेत 3 एनआईए की हिरासत में। तीनों के मोबाइल और लैपटॉप की करी जांच। उत्तराखंड में फिर बुलडोजर एक्शन। देहरादून के हाईवे किनारे से हटाए गए अतिक्रमण। नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई। दिसंबर की शुरुआत के साथ बढ़ेगा सर्दी का सितम। 5 दिसंबर को पर्वतीय क्षेत्र में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। न्यूनतम पारे में लगातार आ रही है गिरावट। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील को लेकर सामने आ रही है। जहां अब उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि में अति संवेदनशील है। जोन 6 में शामिल हुआ है उत्तराखंड, जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने इसके लिए भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र को जारी किया है, जिसमें अब उत्तराखंड जोन 6 में शामिल हो गया है। अति संवेदनशील दृष्टि में अब उत्तराखंड राज्य है, जहां जोन 6 में से शामिल किया गया है। इससे पहले जोन 5 में था। पहले जिलों को जोन 4 और 5 में बांटा गया था। राज्य के निर्माण कार्यों को लेकर सजग होने की जरूरत के भी निर्देश दिए हैं। अधिक संवेदनशील जोन में 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल थे, लेकिन अब उत्तराखंड को अति संवेदनशील की दृष्टि में रखा गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड जोन 6 में शामिल हो गया है। पहले ये 4 और 5 में बांटा गया था, लेकिन अब इसे अति संवेदनशील इलाकों में डाल दिया गया है। अति संवेदनशील जोन 5 में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल थे, लेकिन अब भूकंप की दृष्टि से अब अति संवेदनशील उत्तराखंड राज्य बन गया है। जोन 6 में उत्तराखंड को शामिल किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने इसके लेकर भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र को जारी किया है। अगली बड़ी खबर पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़ी है, जहां पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रति महिलाओं में रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। 7 दिन में केवल 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर जिला पूर्ति कार्यालय ने ग्राम पंचायत निकायों को पत्र लिखा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रति महिलाओं में बिल्कुल भी रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। 7 दिन में केवल 25 आवेदन आए हैं। जिला पूर्ति कार्यालय ने ग्राम पंचायत निकायों को इसको लेकर पत्र लिखा है। देश भर में 40 लाख उज्ज्वला कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन अभी तक 7 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फर्जी कनेक्शन रोकने के लिए औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। उज्ज्वला कमेटी बनाई गई है। 5% गैस कनेक्शनों की जांच करेगी कमेटी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 को लेकर महिलाओं में बिल्कुल भी उत्साह नजर नहीं आ रहा है। 7 दिनों में सिर्फ 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि देश भर में 40 लाख उज्ज्वला कनेक्शन निर्धारित रखे गए हैं। लक्ष्य रखा गया है 40 लाख कनेक्शनों को लगाने का, लेकिन अभी तक 7 दिनों में सिर्फ 25 आवेदन महिलाओं की तरफ से प्राप्त किए गए हैं, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि महिलाओं में बिल्कुल भी पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रति रुझान नहीं है। 7 दिन में केवल 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते जिला पूर्ति कार्यालय ने ग्राम पंचायत निकायों को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि सरकार ने देश भर में 40 लाख से ज्यादा कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है और इसी के साथ इसके निरीक्षण के लिए फर्जी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला कमेटी भी बनाई है, जो 5% गैस कनेक्शनों की जांच करेगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
इसी के साथ बड़ी खबर मंगलौर से सामने आ रही है, जहां धामी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री धामी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अगेती गन्ने के दाम 405 प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं, तो वहीं सामान्य गन्ने के दाम 395 प्रति क्विंटल किए गए हैं। लंबे समय से गन्ना किसान इसकी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और अब किसानों की मांगों पर संज्ञान लिया गया है और गन्ना किसानों ने सीएम धामी का आभार भी जताया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मंगलौर से, जहां गन्ना किसान लगातार बढ़ोतरी की मांग को लेकर आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। तो अब सरकार ने संज्ञान लिया है और धामी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। जहां अगेती गन्ना के दाम 405 प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं, तो वहीं सामान्य गन्ने के दाम 395 प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं। लंबे समय से किसान इसकी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और अब किसानों को राहत मिली है। किसानों ने सीएम धामी का इसको लेकर आभार भी व्यक्त किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय मसूरी प्रवास के बाद शनिवार को दिल्ली लौट गए। रवाना होने से पहले उन्होंने पोलो ग्राउंड में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मसूरी के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और रक्षा मंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री से सौजन्य भेंट की और मसूरी के लिए आवश्यक विकास कार्यों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि लंढौर छावनी क्षेत्र में लगातार बढ़ते जाम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सिस्टर बाजार से जबरखेत तक बाईपास मार्ग के निर्माण की मांग रखी है, जिससे छावनी क्षेत्र में यातायात का दबाव कम हो सके। देखिए, राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। इस राज्य को बनाने का प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास हुआ था, तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर ये बिल पास नहीं होता तो सही राज्य नहीं बनता। उस राज्य बनाने का श्रेय भी जहाँ अटल जी को जाता है, उसको राजनाथ सिंह जी को पुरस्कार से जाता है। हमने अपने चेयरमैन और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात की। हमारे चेयरमैन ने मसूरी से संबंधित 2 ज्ञापन जो रक्षा, उन्होंने एक मांग की कि हमारा जो लंडौर कैंट का एक मार्ग है, बाईपास मार्ग अगर बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वहाँ पर जाम लगा रहता है। और दूसरा जो सर्वे ऑफ इंडिया की खाली ज़मीन है, वहाँ पर सैनिक स्कूल की मांग मीरा जी ने की है और हमें पूरा भरोसा है कि उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और इस अवसर पर हमने जो हमारा वो है ब्रह्म कमल, उनको भेंट किया है। कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का 2 दिवसीय दौरा था मसूरी का और उसी दौरान कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी था और माननीय मंत्री जी के साथ पालिका के द्वारा 2-3 प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने रखे गए हैं। पहला तो यहाँ पे जो सर्वे की जो लैंड है, यहाँ पे जो जिसका किसी तरीके का कोई यूज़ नहीं है, बिल्डिंग्स हैं, फील्ड हैं, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के होने के वजह से उसका किसी तरीके का यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक प्रस्ताव दिया है माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने कि आप अगर यहाँ पे एक सैनिक स्कूल खोल देंगे तो उसका एक अच्छा यूज़ हम कर पाएंगे। दूसरा, लंडौर वाला जो एरिया जो जाम की स्थिति में रहता है हर वक्त, तो हमने एक प्रस्ताव दिया है कि अगर कैंट से लेकर के नीचे जबरखेत तक का जो बाईपास मार्ग है, अगर उसको खोलने की अनुमति दी जाए तो वहाँ से हम वन वे कर सकते हैं ट्रैफिक को, तो उससे लंडौर वाले एरिया में जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है। तो ये 2-3 प्रस्ताव थे जो माननीय राजनाथ जी के सामने हम लोगों ने रखे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इन प्रस्तावों पे हम गंभीरता से विचार करेंगे। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उत्तराखंड के समधी भी हैं वो, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन प्रस्तावों पे वो गंभीरता से विचार करें। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द ही अपने संगठन का विस्तार करने जा रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारे संगठन स्वरूप का विस्तार चल रहा है। 2-3 दिन के अंदर 7 मोर्चों को विधिवत रूप से टीम घोषित कर दिया जाएगा, जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए जाएंगे और 15 जनवरी तक हमारे जिले की टीम और मंडल के अध्यक्ष की विधिवत रूप से घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही हमारा पूरा संगठनात्मक स्वरूप भी बनकर तैयार हो जाएगा।
आंतरिक मामला है, मुझे इसका कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है। इतना तय है कि हमारे संगठन स्वरूप का विस्तार चल रहा है और हम कल हमारे 5 मोर्चे विद्यार्थी भवन की हमने चर्चा कर ली। आज हमारे 2 मोर्चों की चर्चा होगी। 2-3 दिन के अंदर हमारे 7 के मोर्चे हम विधिवत रूप से उसकी प्रदेश की टीम घोषित कर देंगे, जिलाध्यक्ष हम घोषित कर देंगे और 15 जनवरी तक हमारे जिले की टीम और मंडल के अध्यक्ष की विधिवत रूप से घोषणा हो जाएगी और हमारा पूरा संगठन स्वरूप जो है बनकर तैयार हो जाएगा। बलपुरा और राजपुरा क्षेत्र से सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने देर रात 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई किसी बड़े मामले में संभावित संलिप्तता को देखते हुए की गई है। सूत्रों का दावा है कि गिरफ्तार लोगों का पूर्व में हुई एक अहम घटना से कनेक्शन होने के संकेत है। इसी आधार पर सुरक्षा एजेंसी ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच दोनों को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान जारी है, जबकि अहम स्थानों पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस टीम में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों ने की है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां बनभुलपुरा और राजपुरा से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते माना जा रहा है कि इन व्यक्तियों की संलिप्तता किसी बड़े घटनाक्रम में हो सकती है। इसी आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में आधिकारिक पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी बड़े मामले में संलिप्तता को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों का दावा है कि गिरफ्तार लोगों का पूर्व में एक अहम घटना से कनेक्शन था, जिसके चलते ये एक एक्शन लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना से। पंकज, जिस तरीके से एनआईए ने देर रात संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकी है और क्या कुछ माना जा रहा है? कल देर शाम जो एनआईए की टीम उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहुंची, एनआईए की टीम को देखते कलमनी बन गई और जो बनभूलपुरा क्षेत्र में जो मौलाना है, शाही इमाम मस्जिद है, उसके मौलाना है, उससे पूछताछ के लिए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया था। देर रात तक एनआईए की टीम ने जो है उनसे पूछताछ की और देर रात उनको छोड़ दिया। अब फिलहाल जो एनआईए की टीम नैनीताल है, नैनीताल के जो मस्जिद है वहां के मौलाना से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो आतंकी है उससे संबंध जो दिल्ली ब्लास्ट में और कहीं ना कहीं से संबंध है, जिसके चक्कर में एनआईए लगातार पूछताछ जारी है और जिसके बाद पूरे उत्तराखंड और नैनीताल जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल, धन्यवाद पंकज हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार हल्द्वानी बनभुलपुरा के बाद नैनीताल से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। बनभुलपुरा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और हल्द्वानी पुलिस की ओर से बिलाल मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस को कई इनपुट मिले। कोतवाली और तल्लीताल पुलिस ने तल्लीताल बूचड़खाना स्थित मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस बंद कमरे में मौलाना से पूछताछ में जुटी हुई है, साथ ही उसके कमरे की तलाशी भी ली जा रही है। शनिवार को नैनीताल, कोतवाली और तल्लीताल थाने की पुलिस टीम तल्लीताल बूचड़खाना क्षेत्र पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही क्षेत्र लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया है, जिसे होटल के बंद कमरे में बीते 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी टीम मौलाना के कमरे में छानबीन में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सुनील बोरा से। सुनील, जिस तरीके से एक मौलाना को अभी हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ इसमें अपडेट है? जी, ये कल की घटना है और कल की घटना में अगर बात करें तो दिल्ली बमकांड से जो हल्द्वानी के तार जुड़ने के बाद जो इनके यहाँ चाचा थे, चाचा के साथ इनका आना जाना था, तो इसके चक्कर में पूरे दिन सवेरे 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ हुई। 12 घंटे की पूछताछ होने के बाद पूरी हुई और रात भर इनको अपने हिरासत में रखा गया। हालांकि उसके बाद एक आधिकारिक सूचना भी एसएसपी नैनीताल द्वारा जारी की गई, जिसमें कहा गया कि इनको अभी इनके परिवारजनों के साथ छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुनील हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
डिजिटल इंडिया अभियान की तर्ज पर अब परिवहन विभाग भी तेजी से डिजिटल सेवाओं को और बढ़ा रहा है। वाहन पंजीकरण, ट्रांसफर, टैक्स जमा, प्रदूषण जांच से लेकर लाइसेंस संबंधी कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। लेकिन विकास नगर क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें वाहन पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस से उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिस वजह से उन्हें परिवहन संबंधी सूचनाएं और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कतें आ रही है। इस समस्या को देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने एक पहल शुरू की है। आरटीओ कार्यालय, वाहन शोरूम, प्रदूषण जांच केंद्र, फिटनेस सेंटर समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर दिशा निर्देश के साथ ही विशेष क्यूआर कोड चस्पा किए गए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन कर वाहन स्वामी और लाइसेंस धारक आसानी से अपने मोबाइल नंबर को विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट कर सकते हैं। आरटीओ मनीष तिवारी के मुताबिक मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन चालान या अन्य जरूरी सूचनाएं तुरंत प्राप्त होंगी। साथ ही वाहन ट्रांसफर, प्रदूषण जांच, बीमा, फिटनेस और अन्य डिजिटल सेवाओं को पूरा कराने में भी ये अपडेट काफी सहायक साबित होगा। आप लोग कार्यालय में आए हैं तो ये बहुत अच्छा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉर्थ का ये है कि अब कई जगह पे फेसलेस और सीमलेस काम करने के लिए ये रखा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए। और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वाहन, आपके जो वाहन है या जो आपका डीएल है, उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो। कई पुराने केसेस में जिन्होंने पुराने डीएल बनवाए हैं या पुरानी गाड़ी रजिस्टर्ड कराई है, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। कई केसेस में वो डीलर्स के नंबर हैं या किसी उनके घर के अन्य सदस्य के नंबर हैं, या उनका कोई ऐसा नंबर लिंक है जो कि वर्तमान में वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन आया था, फिर हमारे हेडक्वार्टर से डायरेक्शन आया, फिर हमारे आरटीओ साहब ने इस पर काफ़ी इसको सीरियसली लेते हुए सबको निर्देश दिए कि कार्यालय में फ्लेक्स और पोस्टर्स, और जो हमारे कुछ जो डीलर्स हैं, जो पोल्यूशन सेंटर्स हैं, यहाँ पे हम इसकी सूचना लगाएं। एक उसमें बहुत सिंपल सा है कि आपको एक क्यूआर कोड है उसमें, वो आप स्कैन करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई लाइसेंस है या आपके नाम पे कोई गाड़ी है, तो आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी उस गाड़ी का चालान होगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, या उस गाड़ी से या अपने डीएल पे संबंधित कोई आपको कार्य कराना हो तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी लोग इसको कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा उनके लिए। मसूरी मॉल रोड पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एसडीएम राहुल आनंद ने पुलिस, नगरपालिका और प्रशासनिक टीम के साथ अचानक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। एसडीएम ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि अब दुकान से बाहर सामान मिला तो उसे जब्त कर दुकान सील कर दी जाएगी। वासु सिनेमा के पास दून व्यू पॉइंट को ढककर लगाई गई अवैध दुकानें हटाई गई और सामान जब्त कर दिया गया। मॉल रोड पर खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कई गाड़ियों को टो किया गया। सड़क पर लगी अवैध पटरी और छुटपुट दुकानों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि मॉल रोड की सुंदरता और व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये हमारे कई समय से लगातार शिकायतें आ रही थी कि मॉल रोड पे जो बहुत अव्यवस्थित हो चुकी है, यहाँ पे स्कूटी की पार्किंग या एवं अन्य तरह के अतिक्रमण जो कई हमारे दुकानदार लोगों ने भी कर रखा था। तो उसी के क्रम में ये चल रहा है कि सभी लोग अपनी जितनी निर्धारित उनकी जो दुकान की सीमा है उसके भीतर रहें, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो गलत तरीके से स्कूटी पार्किंग हो रही है गांधी चौक पे या हमारी माल रोड पे, तो उसको अंदर करना है। कुछ दुकानें हैं जहाँ पे दून व्यू एक्ट का उल्लंघन करके किया गया, तो उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो हमारे पटरी है वाले व्यापार वाले जो हैं, इनके लिए भी हमने एक टीवीसी की जो है सत्यापन की कार्रवाई पूरी हो गई है। जगह वेंडिंग उनका चयन भी हो रहा है, ऑलमोस्ट हो जाएगा, और परसों की बैठक हमने सोमवार की बुला रखी है। उसमें इनका भी जो इसके ऊपर फाइनल निर्णय लिया जाना है कि कितने लोग इसमें एलिजिबल हैं, उन्हीं को यहाँ पे व्यापार करने की, पटरी व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यही कहना है कि लगातार ड्राइव जारी रहेगी जब तक ये पूरी तरह से माल रोड हमारी सुव्यवस्थित ना हो जाए।
उत्तराखंड में पहाड़ के कई इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लिहाजा लोग बच्चों की पढ़ाई और घर परिवार चलाने के लिए मैदानी इलाकों में पलायन करते रहते हैं। 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार का दावा है कि अब पहाड़ के हालात बदल रहे हैं। यही वजह है कि लोग अब पहाड़ से रिवर्स पलायन कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड में पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पौड़ी में 1,213, अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। आयोग के उपाध्यक्ष का कहना है कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होमस्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। विकास खंडों में टिहरी का थोलधार ब्लॉक सबसे आगे है, जहां 300 लोगों ने वापस गांव में बसेरा डाला है, तो वहीं 169 लोग विदेश से भी लौटे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 66 लोग टिहरी पहुंचे। आयोग का कहना है कि आंकड़ा राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। लगभग 6,500 लोग को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से और लौट के फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि लौटकर आए लोग अब नए मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और स्थायी स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इन रिवर्स पलायन कराने वाले लोगों के अनुभवों को एकजुट कर उनकी कार्यशैली को सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा, ताकि अन्य गांवों में भी आजीविका के नए विकल्प तैयार हो सके और पलायन झेल रहे क्षेत्रों में लोग वापस लौटने के लिए प्रेरित हों। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के। 1-2 लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट पर बीजेपी का कहना है कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य की तस्वीरें तेजी से बदली हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने तेजी से काम किया है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी नेता प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि बीजेपी की सरकार की मेहनत का ही नतीजा है कि जो लोग अब पहाड़ में रिवर्स पलायन कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसके कारण से उत्तराखंड एक पलायन की ओर बढ़ रहा है और सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे उसमें अपने होम स्टे हो, स्थानीय स्तर पर उसमें स्वरोजगार हो, तो उसके माध्यम से आज बड़ी मात्रा में जो युवा हैं वो अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, अपने खेत खलिहानों को देख रहे हैं और उनका एक आत्मीय जुड़ाव भी उसकी ओर हो रहा है। और हम इसके लिए सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। जो रिवर्स पलायन हमारा हो रहा है, जो इस प्रदेश की एक बड़ी समस्या थी पलायन की, आज हम रिवर्स पलायन की ओर बढ़ रहे हैं। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट पर बीजेपी नेता सरकार की वाहवाहियां तो कर रहे हैं, तो मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष पाल सिंह बिष्ट ने कहा कि ये सरकारी आंकड़े हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि आज स्थिति यह है कि गांव-गांव खाली हो चुके हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं सड़कों की व्यवस्था नहीं है तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी अभाव है। सरकार ने 2018 में भी रिवर्स पलायन का जिक्र कर वाहवाहियां लूटने की कोशिश की थी। देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं, इन पे युवा ही भरोसा नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि लगातार उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और गांव के गांव खाली हो गए हैं। सरकार बार बार रिवर पलायन का दावा कर रही है। 2018 से पहले भी भाजपा की सरकार ने ये बड़े दावे किए थे। आपने देखा कि सरकार के दावों पे भरोसा करके, सरकार के वादों पे भरोसा करके युवा लौटे जरूर थे,
उनको जो सब्ज बाग दिखाए थे उस पर भी उन्होंने भरोसा किया था। सरकारी योजनाओं की जो बातें सरकार करी थी उसके लिए युवाओं ने सरकारी दफ्तरों के साल साल भर तक चक्कर काटे, एड़ियाँ रगड़ी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद युवा जो है वापस जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो अगर युवा रिवर्स पलायन कर रहा होता और ये बात सच होती तो आज युवा रोजगार की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होता, कड़ाके की ठंडी रातों में जो है सड़कों पर डेरा डालने के लिए मजबूर नहीं होता। तो ये सरकार जो कहती है वो धरातल पर होता नहीं है। ये झूठे आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, कागजी आंकड़े हैं। हकीकत ये है, आप युवाओं से पूछिए, युवा इस राज्य में हताश है, निराश है और पलायन करने के लिए मजबूर है। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट में आंकड़ों की सच्चाई पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवाल है। राज्य गठन के 25 वर्षों बाद भी ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाई हैं। प्रदेश में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़क की सुविधा तक नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सरकारी अस्पतालों में बेहतर बेसिक सुविधा तक नहीं है। कई इलाकों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।